हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस सेशन में। आज अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट सेशन है। आज ये लेक्चर पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं इसका सॉल्यूशन ही आप बताने जा रहा हूँ डिटेल में अच्छे से, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी अच्छे और आसान क्वेश्चन आते हैं। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझना है कि आखिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आसानी से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन में बोला क्या है कि हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो है वो पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, जो कि कांटेक्ट में एक सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन का पीएच क्या है 10, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले हम उसके ऊपर फोकस करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में दे क्या रखा है। हमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में है जिसका पीएच 10 है, ठीक। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे कि आप लोगों को पता हो, मैंने पीछे पढ़ाया भी है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां से हम H2 गैस, यहां से क्या करते हैं हम H2 गैस इधर से डालते हैं इसमें, और इसमें एक प्लेटिनम का वायर, इसमें प्लेटिनम का वायर लगा हुआ होता है, ठीक। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन हम इधर से इसमें डालते हैं, वो उसका प्रेशर रहता है 1 atm, ठीक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब कह रहा है इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, एक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, जिस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो कितना है 10, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है और इस इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमें ई नॉट कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और उस टाइम पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसे हम 0 मान के चलते हैं। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट जो है वो 0 होगा। हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है ई एट पीएच 10 पे, ये हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा क्या, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कोई भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एट एनी गिवन कंसंट्रेशन पे, वो होता है इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग उसके बाद रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये है हमारा क्या, नस्ट इक्वेशन। इसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ई नॉट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सेल रिएक्शन, ठीक है। अभी सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में यहाँ पे पोटेंशियल जेनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में रहता तो उसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है जब इस सॉल्यूशन का, जहां पे हमारा H प्लस है, यहाँ पे हमारा तो यहाँ H2 है, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है H प्लस, ठीक। इसका प्रेशर जो है, हाइड्रोजन गैस जो हम यहाँ से पुश कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उसका प्रेशर फिक्स है 1 atm, लेकिन इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है ना वो 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है उसे हमें पीएच की मदद से निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन की मदद से हम अगर क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चूंकि प्रोडक्ट क्या हमारा गैस है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे क्या होगा, इसका प्रेशर ऑफ H2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है H प्लस,
अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो सेल रिएक्शन हमने ये इलेक्ट्रोड पे जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसे पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन उधर है तो इधर हमें 2 करना पड़ेगा और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अब बैलेंस इक्वेशन बन गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर क्या आएगा 2, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है उसके पावर में आ जाता है, ठीक है। क्या होगा, E इज इक्वल टू E नॉट E सेल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा इसका E सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग, क्योंकि वैल्यू क्या आई थी, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई H प्लस का कंसंट्रेशन का पावर 2, ठीक है। अब देखो यहां पे जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का वो कितना है 1 atm, ठीक है, और कंसंट्रेशन जो है ना हमें इसकी वैल्यू हमें इसकी मदद से निकालनी पड़ेगी। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि जो pH होता है, जो pH होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो pH होता है वो क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है, ये pH का फॉर्मूला होता है। अब यहां से हम लॉग H प्लस का जो कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं माइनस ऑफ pH, ठीक है। क्या होगा, माइनस ऑफ pH, हमें इस रिजल्ट का यूज करना है यहां पे अब सीधा, ठीक है। प्रेशर ऑफ H2 क्या था, प्रेशर ऑफ H2 1 atm और H प्लस का कंसंट्रेशन, उससे पहले हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस सेल रिएक्शन, ठीक, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, लॉग A बाई D इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग A माइनस जो नीचे रहता है, बटन नीचे जो रहता है उसके साथ क्या रहता है माइनस लॉग B, ठीक। इस लॉग के उस प्रॉपर्टी को यहां अप्लाई करेंगे, क्या है आएगा, लॉग प्रेशर ऑफ H2 माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन का पावर 2, ठीक। अब देखो लॉग 1 की वैल्यू, प्रेशर ऑफ H2 क्या है 1, तो लॉग 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे 0, ठीक। दूसरा यहाँ पे E से देखिए अगर तो क्या है, ये लॉग H प्लस, क्या है लॉग H प्लस का स्क्वायर। देखो इस लॉग का ये एक और प्रॉपर्टी होता है, क्या, अगर किसी भी एक नंबर का पावर x है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है इसके साथ, लॉग A, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H प्लस के ऊपर क्या पावर है 2, तो क्या हो जाएगा इसका ओवरऑल वैल्यू, H प्लस का जो पावर 2 है वो नीचे आ जाएगा 2 लॉग H प्लस, ठीक है। ये सारे लॉग के प्रॉपर्टीज हैं जिसका यूज होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखो क्या होगा अब यहां से सीधा E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई है हमारी 0 और यहां से क्या होगा माइनस 2 लॉग H प्लस, ठीक। अब देखो लॉग H प्लस इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, लॉग H प्लस इस पूरे की वैल्यू होगा माइनस pH, जो कि मैंने अभी पीछे करवा रखा है। pH का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ pH, जो कि हमें इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से E नॉट, अच्छा अब देखो ये जो E नॉट सेल है ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि किसके बराबर होता है 0। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट किया जाता है जिसे हम 0 लेकर के चलते हैं। क्या हो जाएगा यहां से, ये 0 हो जाएगी, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ pH,
ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से फाइनल क्या आएगा माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ pH, ठीक है। और जब इसे फाइनल हम लिखेंगे अगर तो क्या आएगा यहाँ से E सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई नहीं वो तो कैंसिल हो गया था वहाँ पे pH। अब यहाँ पे हमें pH की वैल्यू सीधा रख देनी है जो कितना है 10। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ से आ जाएगा 0.591 वोल्ट। इस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एट pH 10 पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा माइनस 0.591 वोल्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था। एक बार क्वेश्चन को आप खुद से ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है। जैसे मैंने यहाँ इसको बैलेंस कर दिया था, लेकिन अगर इस इक्वेशन को बैलेंस ना भी करें ना फिर भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे फाइनली सॉर्ट आउट होकर के जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। और ये एज अ फॉर्मूला यूज किया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन जब आते हैं ना कि आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सॉल्यूशन है इसका pH दिया हुआ है, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसका सेल पोटेंशियल पूछ ले, या जैसे इस क्वेश्चन में था सेल पोटेंशियल पूछा था, pH की वैल्यू दे रखी थी। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी होती है और उस सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए दे देता है, ठीक है, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज होता है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूला से डायरेक्ट। इस फॉर्मूला को याद रखना क्या होता है, ई सेल is equal to minus of 0.0591 into pH, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज करके आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कंपटीशन एग्जाम में भी इवन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन था जिसका ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक। क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन में दिया क्या है ये पहले लिखना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसे पहले लिखना, उसके बाद फिर हमें सॉल्यूशन करना है बीच में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें एक बार वीडियो को पॉज करके। मैं इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पे अभी बताऊंगा ही, काफी एक्सप्लेन करके मैं अच्छे से बताऊंगा, बट ये क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक। क्या कह रहा है कि हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, हमें फाइनली सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ईएमएफ का मतलब यहाँ पे क्या है, सेल पोटेंशियल, ठीक। हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी एक सेल का, जिस सेल के अंदर जो सेल रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, वो ये है। सेल रिएक्शन क्या है हमारा, निकिल 2 सिल्वर प्लस केटायन के साथ रिएक्ट कर रहा है और निकिल 2 प्लस और सिल्वर सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है सेल पोटेंशियल, ठीक। क्या कैलकुलेट करना हमें, ई सेल, ठीक है, एट गिवन कंसंट्रेशन पे। देखो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, ठीक, ये कंसंट्रेशन की हमें वैल्यू दे रखी है। इस कंसंट्रेशन पे हमें कैलकुलेट करना है क्या, ई सेल की वैल्यू। और जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितना है, 1.05 वोल्ट, ठीक है। तो इस ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आता है गैल्वेनिक सेल्स से वो जनरली बेस्ड होते हैं नस्ट इक्वेशन पे ही, इसलिए नस्ट इक्वेशन को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मैं नस्ट इक्वेशन यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूं। क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक। ये हमारा नस्ट इक्वेशन, राइट। अब हमें लिखना पड़ेगा क्या, सेल रिएक्शन, ठीक। सेल रिएक्शन क्या है हमारा, देखो यहाँ पे निकिल जो है NiS+2 Ag प्लस, मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। Ni2 +2 Ag सॉलिड, ठीक।
अगर हम इसको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखना चाहिए तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे निकिल जो है वो सॉलिड स्टेट में है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ये 0 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, Ni सॉलिड से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ni2+ इक्वस, ठीक है, और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहां पे अगर आप सिल्वर का देखेंगे तो सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से यहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जा रहा है। इसे क्या हो रहा है, रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है। फाइनल सेल कंप्लीट हो गया। अब सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, NiS + 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से कैंसिल हो जाएंगे, Ni2+ + 2Ag सॉलिड, ठीक है, ठीक। अब देखो इस हमें निकालना क्या है, ई सेल की वैल्यू। ई नॉट सेल की वैल्यू में दे रखा है, ठीक है। एन क्या है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2। एन इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 2। अब हमें चाहिए क्या, क्यू। क्यू का क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में क्या क्या है हमारे पास, निकिल और सिल्वर। चूंकि सिल्वर यहाँ सॉलिड स्टेट में है जिसका कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 1। हमें सिर्फ यहाँ पे कंसीडर किसका करना है, निकिल का, Ni2+, यहाँ पे सिल्वर जो होगा Ag सॉलिड का, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई इधर निकिल क्या है, सॉलिड स्टेट में जिसका कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और साथ में क्या है हमारे पास, सिल्वर क्या है, Ag+। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू के ऊपर जो पावर है ना वो 2 होगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर के ऊपर चला जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा Q का वैल्यू, ठीक है, ये Q का वैल्यू। अब हम इसको नेक्स्ट इक्वेशन में रख देंगे और सीधा हमें सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे पीछे, निकिल 2+ का कंसंट्रेशन और Ag+ का स्क्वायर, ठीक। देखो अब यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दे रखा था, 0.5 वोल्ट, ठीक है, 1.05 वोल्ट, ठीक है, 1.05 वोल्ट। और यहां से हमें एन की वैल्यू कितनी लेनी है, 2। एन की वैल्यू क्या लेना हमें यहाँ पे, 2, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग निकिल 2+ का कंसंट्रेशन देखो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है, 0.16 मोलर। क्या हो जाएगा, 0.16 मोलर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, कितना देखा, 0.002 मोलर, 0.002 मोलर, जिसका पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो हमें फाइनली यहाँ से ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से आएगा लॉग 4 × 10 टू द पावर 3 दूनी 6 + 4 में भी। इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना।
ठीक है। इसे फाइनली जब सॉल्व करोगे इसका मैं फाइनल आंसर जो है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि इसका कैलकुलेशन करने के बाद जब आंसर आएगा तुम्हारा तो उसे मिला सको तुम कि तुम्हारा जो आंसर आया वो सही है कि गलत। वो आंसर होगा 0.91 वोल्ट, इसका आंसर रहेगा 0.91 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ठीक है, ये सेल रिएक्शन दे रखा है। ठीक, हमें कैलकुलेट क्या करना है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन पे। हमें कुछ नहीं करना है, दे क्या रखा है क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, जो कितना है 0.236 वोल्ट। टेम्परेचर का यूज होगा आगे जाते हुए, इसलिए मैं टेम्परेचर को यहां लिख दे रहा हूं 298 केल्विन। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? गिव्स फ्री एनर्जी, वो भी स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा हमें कैलकुलेट क्या करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो होता क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो सेल पोटेंशियल के साथ जो इसका रिलेशन होता है वो क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, अगर यदि ये स्टैंडर्ड वाला कंडीशन है तो नॉट लग जाएगा, नॉट यहाँ सेल के साथ। और अगर यदि ये एट एनी गिवन कंसंट्रेशन पे हुआ तो नॉट हट जाएगा। ठीक, ये दो फॉर्मूले होते हैं, जो एक क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन का और एक दूसरा क्या है एट एनी गिवन कंसंट्रेशन पे। और दूसरा फॉर्मूला, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आरटी एलएन के इक्विलिब्रियम, आरटी एलएन के इक्विलिब्रियम, ये इसका दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लॉग है वो बेस ई में है, हमने यहाँ पे लॉग नहीं लिखा, यहाँ पे एलएन लिखा है। ठीक है, देखो लॉगरिथम का दो होता है, एक होता है लॉग, इसका मतलब होता है इसके बेस में 10 है। ठीक है, ठीक, इसके बेस में 10 है। और दूसरा होता है एलएन, इसका मतलब क्या होता है कि लॉग के बेस में क्या है? ई है। ठीक है, लॉग के बेस में अगर ई रहा तो उसे हम एलएन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लॉग के बेस में 10 रहा तो इसे हम सीधा लॉग से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एलएन मतलब लॉग बेस ई में है। अब अगर हम ये इसे इसमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें करना क्या होता है? यहाँ पे माइनस आर टी, इसको सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई करना, ये एलएन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कैसे आता है? अगर लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग मैथ में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट यहाँ पे जो आवश्यक है मैंने यहाँ पे वो सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो ये हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है और इस फॉर्मूले का यूज करना, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, मैंने भी क्या बताया कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक, ई नॉट सेल। ठीक है, अब देखो यहां पे इस इक्वेशन को अगर देखेंगे आप तो यहां से आपको पता चलेगा कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस सेल रिएक्शन में, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं वो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस सेल रिएक्शन में। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आता है, चलो मैं उसको भी बता देता हूं। ठीक है, यहीं पे मैं इसका सेल रिएक्शन लिखता हूं। क्या हो रहा है? आयरन 3 प्लस से आयरन 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे आयरन का रिडक्शन। ठीक है, आयरन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। किस पे होगा? कैथोड पे। रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे। Fe 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस। और देखो आयोडीन का चार्ज कितना है? माइनस। और यहाँ पे कितना है चार्ज इसका? 0। इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। किस पे होगा? एनोड पे। क्या होगा? I माइनस से ये I2 में चला जा रहा है और साथ में
2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहां से हमें इसे बैलेंस करने के लिए 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और कंज्यूम 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब यहां से आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा कि इस सेल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। जल्दी बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इस सेल रिएक्शन में? 2Fe3 प्लस 2I माइनस I2 प्लस 2Fe2 प्लस। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस सेल रिएक्शन में? 2। n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2। समझ में आया? और इनोट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो दे रखा है कितना? 0.236 वोल्ट। ठीक, सिंपली इन सारे वैल्यूज को उठा करके हमें इसमें गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन में पुट करना है, हमें यहां से फाइनल आंसर मिल जाएगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू कितनी आई थी? 2। ठीक है, और एफ की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा। अभी एफ को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। और इनऑट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 0.236 वोल्ट। ठीक है, 236 वोल्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देना चाहता हूं। देखो ये क्या है? -2 मल्टीप्लाइड बाई 0.236 वोल्ट। और एफ की वैल्यू यहां पे हमें पुट करनी पड़ेगी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 96487 कूलम पर मोल, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, पुट कर देते हैं इसमें, क्या हो जाएगा यहां से? 96487 कूलम पर मोल। ठीक है, अब इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें जो मेन बात है वो मैं भी बताना बाकी है। कितना होगा? 41.864। ठीक है, ये जो इसका मैथमेटिकल वैल्यू है कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा। और बाद में जो इसके बाद में जो यूनिट बचेंगे वो क्या है? वोल्ट कूलम पर मोल। तो क्या ये गिब्स फ्री एनर्जी का ये यूनिट होगा? नहीं, गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट होता है जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल। तो वो आएगा कैसे? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो वोल्ट होता है, वोल्ट, ठीक है, उसका यूनिट होता है जूल पर कूलम के बराबर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। वोल्ट जो है वो जूल पर कूलम के बराबर होता है। अब देखो वोल्ट को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा? जूल पर कूलम, साथ में कूलम और पर मोल। कूलम से कूलम कैंसल, क्या बचा फाइनल आंसर यहां से? पर मोल। ये किसका है? डेल्टा जी की वैल्यू। ठीक, तो यहां से फाइनल आंसर क्या आ गया? डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या आया यहां से? 45541.864 जूल पर मोल। असल में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था? हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालनी थी। निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। राइट, हमें अब निकालना क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें? ये वाला। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें अब नेक्स्ट कौन सा यूज करना है? जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक, अब देखो यहां पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें यहां से उठा के पुट कर देना है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू कई सारे यूनिट्स में होता है, बट यहाँ पे हमें पुट करना है। आर की वैल्यू 2-3 यूनिट्स में होती है। लीटर एटीएम में होता है, लीटर बार में होता है। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल में होता है, कैलोरी में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो पुट करना है वो जूल पर मोल वाला वैल्यू पुट करना है, जो किसके बराबर होता है? R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल। हमें ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, आर की वैल्यू आप सर्च भी करेंगे इंटरनेट पे तो काफी सारा लंबा चौड़ा इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, मैं वो सब यहाँ नहीं लिखूंगा, जो आवश्यक है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टेम्परेचर की वैल्यू में क्या यूज करनी है? 298 केल्विन। 298 केल्विन। डेल्टा जी की वैल्यू ऊपर दिया हुआ है ये वाला, और इसमें क्या चाहिए? बस हमें इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास।
ठीक है, क्या था, Z0 इज इक्वल टू माइनस RT log K इक्विलिब्रियम, साथ में मल्टीप्लाइड होगा 2.303। इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस 45541.84 जूल पर मोल, ठीक है, माइनस 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 क्या होगा यहाँ से, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। यहाँ पे साथ में, इसके साथ में यहाँ पे केल्विन भी होगा नीचे, ठीक, जूल पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाई 298 केल्विन, ठीक है, और साथ में यहाँ पे आएगा लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसके यूनिट को अगर बैलेंस करना चाहे तो केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल जूल पर मोल से जूल पर मोल ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फाइनली से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 45541.864 डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 और 298, ठीक है। अब देखो इसे अगर सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 7.98, ठीक है, और इधर क्या होगा, लॉग के इक्विलिब्रियम, चूंकि इसके बेस में 10 है तो यहाँ से जब एंटी लॉग लोगे तो क्या आएगा वैल्यू यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ठीक है। सिंपली इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि लॉग के ब्रैकेट में जो वैल्यू है, ठीक है, उसे हम नीचे लिख देंगे, और लॉग जो है ना, लॉगरिथम के बेस में अगर ई रहा तो ई लेंगे, और अगर बेस 10 रहा तो 10 सीधा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 10, और जो इस इक्वल के साइड, इस साइड की जो वैल्यू होगी वो इसके पावर में आ जाएगा 0.98, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सपोज कि ln है, ठीक है, ln का मतलब क्या होगा, log बेस e, और इसके ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे a इज इक्वल टू, अगर b दे रखी है, ठीक है, तो इसे यहाँ से अगर a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो करना क्या है, a इज इक्वल टू, ये जो बेस है वो इधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा इसका, और इक्वल के बाहर की जो वैल्यू वो इसके पावर में आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक। और दूसरा, अगर log बेस 10 है, a इज इक्वल टू b, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर b, ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यू को निकाला जाता है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा वैल्यू। अब देखो 7.98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 7 प्लस 0.98, क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 0.98, ठीक है, 98। अब कैलकुलेटर की मदद से इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से वैल्यू जो आएगा वो आएगा 9.549 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 7 के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। काफी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना था और इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है एक सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.025 मोल पर लीटर, यानी मोलर, ठीक है, मोल पर लीटर है मतलब मोलर। ये कंसंट्रेशन की वैल्यू किसमें दे रखी है, मोलैरिटी में, ठीक है। इस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है, वो किसके बराबर है, 46.17 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, कंसंट्रेशन की। क्वेश्चन में हमें ये दो चीजें दे रखा है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर कैलकुलेट करना है तो कोई ना कोई एक हमें इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्वेश्चन में देखो, मेथेनोइक एसिड।
इस एसिड का, मेथेनोइक एसिड का हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट Kd कैलकुलेट करना है। ठीक है, मेथेनोइक एसिड को मैं अगर बता देना चाहता हूं, ये होता है HCOOH। ये ब्रेक होगा किसमें? H माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो ये ऐसे होता है। ठीक है, ये इस तरह से ब्रेक होगा। अब हमें पहले कैलकुलेट क्या करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन कोहलार्ज लॉ से रिलेटेड है। अगर आप कोहलार्ज लॉ नहीं पढ़े हैं तो मेरा पिछला वीडियो जो है उसे जाकर पढ़े कोहलार्ज लॉ का, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा और आप खुद से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। क्या होगा? अल्फा। अल्फा का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टेंस होता है, उस दिए गए कंसंट्रेशन की वैल्यू पे उसे हम डिवाइड कर देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जो उसकी कंडक्टिविटी होगी उससे। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी क्या है? ये मोलर कंडक्टिविटी है एट गिवन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, जो क्या है? 0.025 मोलर सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है? 461 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो वो होगा m की वैल्यू। और दूसरा हमें यहाँ पे क्या डिवाइड क्या करना है? इस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसी को क्या कहते हैं हम? लिमिटिंग कंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसे हम? लिमिटिंग कंडक्टेंस। इन दोनों को हम अगर इन दोनों का रेशियो अगर ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट दे रखी है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें दे रखी है। हमें कैलकुलेट करना है ये वाला। ठीक, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। और इसके लिए आपको कोहलार्ज लॉ पता होना चाहिए। कोहलार्ज लॉ क्या कहता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, ये क्या है? मेथेनोइक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, एट जीरो कंसंट्रेशन पे वो बराबर होता है समेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटायन COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायंस। ठीक है, ये इन दोनों के समेशन के बराबर होता है। ठीक, अब देखो इन दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। क्या है ये? एनायन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना है? 54.6 यूनिट। मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं अभी। और दूसरा केटायन H प्लस, ये देखो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H प्लस का कितना है? 349.6 प्लस 349.6। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। कितना होगा? 9 1 और ये 5 और 9 10 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? इनफाइनाइट की वैल्यू मिल गई। ये किसका है? HCOOH का, मेथेनोइक एसिड का। ठीक है, सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया है। करना कुछ नहीं है, बस पुट करना है और इसकी रेशियो लेनी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 446.1 डिवाइडेड बाई 404.2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ से मिलेगा 0.114। ये क्या हो गया हमारा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे KD डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा था? HCOOH, जो कि किसमें टूट रहा है?
के डी HCOO माइनस और H प्लस में। ठीक, आप अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट का इक्वेशन कैसे होता है वो आपको पता होगा। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैं लिख देना चाह रहा हूँ। एट इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो कोई C रहा होगा, और एट टाइम t पे, ठीक है, क्या हो जाएगा C माइनस अल्फा C, और ये बनेगा इधर C अल्फा और इधर ये बनेगा C अल्फा। ठीक, और यहां से जो KD की वैल्यू होती है क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C अल्फा, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में आएगा और डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। अब नीचे से हम अगर C कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, C इंटू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा। ठीक है, क्या होगा, KB इज इक्वल टू C से C कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, बचेगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अब कुछ नहीं करना, इसमें कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, C इज इक्वल टू 0.025 मोलर। देखो कंसंट्रेशन की वैल्यू ये है ना, कंसंट्रेशन की वैल्यू, और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 0.114। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.114। वैल्यू को पुट करना है, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेट करोगे, यहाँ से KD की वैल्यू जो तुम्हें मिलेगी वो मिलेगा, आंसर मिला लेना एक बार सॉल्व करने के बाद, 3.06 इंटू 10 टू द पावर -4, हाँ -4 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ये KD की वैल्यू होगी। कुछ नहीं करना, इसे सिंपल सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन था कोहलार्ज लॉ और कंडक्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का फर्स्ट स्लाइड एंड ये सेकेंड स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर अ सेल रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ ये Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, 1 मोल Cr2O7 2 माइनस को रिड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इन कूलम में, वो कि उसकी वैल्यू क्या होगी। बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना हमें चार्ज चाहिए, ठीक है, और कितना चार्ज चाहिए उसे कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इस 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो हमें पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए 1 मोल को रिड्यूस करने में। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस 7H2, ठीक है। इस रिएक्शन को देखने के बाद ही आपको ये पता चल जाएगा कि इस एक मोल को रिड्यूस करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 6 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। देखने से इक्वेशन से पता चल रहा है, बट ये सही मेथड नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे कितना है, +3, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट यहाँ पे जो आवश्यक चीजें हैं वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, 2x प्लस -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे +12 और x इज इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ पे एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है, +6। कन्वर्ट किस में हो रहा है, +3 में। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, ठीक है। इसे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, मतलब कि Cr
Cr+6 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr+3 में। कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, +3 इलेक्ट्रॉन की, राइट। बट यहां पे एक मोल Cr2O7 2- में कितने, 2 क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन, 2 क्रोमियम एटम्स हैं, इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 3 है ये क्या बन जाएगा हमारा 6, ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2। मतलब कि हमें इसे रिड्यूस करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की, कितने चार्ज की आवश्यकता है, उसके लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स की। 2 क्रोमियम एटम का मतलब क्या हुआ, Cr2O27, ठीक है। इसे चाहिए कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टू Cr3+ में। देखो इसका 1 मोल, ठीक है, Cr2O7 के 1 मोल को कितना, 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है। समझ में आया कि ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका आंसर फाइनली 6 इलेक्ट्रॉन ही, बट वो यहां से कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसका 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों, क्योंकि इसका जो रिडक्शन हो रहा है, एक क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिड्यूस होने के लिए, ठीक है, और इसमें 2 क्रोमियम एटम है, तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एक मोल क्रोमियम का जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक क्रोमियम Cr2O7 2- का जो है, इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक मोल को कितना, 6 मोल चाहिए। मतलब कि इस फाइनल जो रिडक्शन हो रहा है, एक मोल ऑफ Cr2O7 2- का, उसे कितना, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसी 6 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई, किसमें, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, इसे हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 कूलम पर मोल। समझ में आई, ठीक है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मल्टीप्लाई करोगे यहां से आएगा 96487 कूलम पर मोल, और हमें चाहिए कितना, 6 मोल, तो इसे 6 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 6 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 96487 कूलम पर मोल, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आंसर, 5.79 × 10⁵ कूलम पर मोल। मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा था कि एक मोल Cr2O7 2- को रिड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इन कूलम में वो कितना है, हमें 5.79 × 10⁵ कूलम चाहिए हमें एक मोल Cr2O7 2- को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा फैराडे लॉ से रिलेटेड था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और हमें इसे अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो आपको यहां पे पहले समझना है कि रिड्यूसिंग पावर कहते किसे, ठीक है। यहां पे जितनी वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये याद रखना, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो अगर यदि किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है, ये अपर एरो का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हाई है,
मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने का मतलब क्या है, वो रिड्यूस होना चाहेगा, और रिड्यूस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि इसका ये रिड्यूस करेगा खुद को, रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने की मतलब क्या हुआ कि रिड्यूस इटसेल्फ, और अगर खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है, अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खुद ले रहा है, तो सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज। सामने वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। खुद अगर रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और ये इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। और अगर यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इसके पास सामने वाले को रिड्यूस करने की पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। जो रिड्यूसिंग पावर है, जो रिड्यूसिंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, बस इसे याद रखना। अगर यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, बहुत कम होगी। बात समझ में आई। हमें क्या करना है, रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर को अरेंज करना है। तो अगर ऐसे ऐसे हम अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो होगा उसके पास रिड्यूसिंग पावर की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब लास्ट में जो है उसके पास सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होनी चाहिए, और जो शुरू में है, फर्स्ट में है, उसके पास रिड्यूसिंग पावर की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। तो यहां पे क्या होगा, इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाई। बात समझ में आई क्या। यहां पे जो इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है, उसके पास रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाई होगा। और यहां पे जो होगा इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसके पास रिड्यूसिंग पावर की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके पास क्या होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू क्या होगी, सबसे लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम। बात समझ में आई। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दिए हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, और फिर उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देना। देखो कैसे। ए में क्या था, आप यहां से खुद से भी लिख सकते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं। क्या है, के प्लस से के में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2.93 वोल्ट। ठीक है, बी में क्या है, Ag प्लस से Ag में जा रहा है, इसकी कितनी पोटेंशियल की वैल्यू, 80 वोल्ट। नेक्स्ट सी क्या है, Hg2 प्लस से Hg, वैल्यू कितनी है, 0.79 वोल्ट। नेक्स्ट क्या है, डी, Mg2 प्लस से किस में जा रहा है, Mg में, कितना है, -2.37 वोल्ट। और नेक्स्ट क्या है, ई में Cr3 प्लस से Cr क्या है, इसकी -0.74 वोल्ट। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करेंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पहले से अरेंज करें, डी
डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम इसे अरेंज करेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है मतलब लास्ट में जो आएगा उसकी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए और जो फर्स्ट में उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान रहे हम यहाँ पे अरेंज जो कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है? इन पांचों में से अगर देखोगे तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं ऑब्वियसली उनकी वो हायर होंगे और उनमें में भी जो सिल्वर वाला है, ठीक है, उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे हाई है। कितना है? 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। तो जो बी होगा, बी है हमारा, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सबसे हाई है। उससे कम किसका है? मरकरी का, जो सी है, ठीक है। उससे कम किसका है? ये क्रोमियम का। कितने नंबर पे है? ये ई पे, ठीक है। और इससे भी कम किसका है? ये मैग्नीशियम का, Mg। और इससे भी कम किसका है? पोटेशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम कितने पे है? बी पे, और पोटेशियम कितने पे? ए पे। ये हो गया ऑर्डर हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। जो बी वाला है उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे अधिक है और जो ए वाला है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है। अब देखो रिड्यूसिंग पावर जो थी, जो रिड्यूसिंग पावर जो था, रिड्यूसिंग पावर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। मतलब कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। तो अगर हम रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर लिखना चाहे तो हमें बस पलट देना इसकी वैल्यू को, ठीक है। बी से ज्यादा रिड्यूसिंग पावर सी के पास है, उससे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर ई के पास है, उससे भी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर डी के पास है और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर जो है वो ए के पास है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, हमें नस्ट इक्वेशन लिखना है और ईएमएफ फाइंड करना है। इससे ये सेल रिएक्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, इन चारों सेल रिएक्शन का हमें ईएमएफ फाइंड करना है और नस्ट इक्वेशन। पहले नस्ट इक्वेशन लिखना, नस्ट इक्वेशन जैसे लिख लिए हमें क्या मिल जाएगा? ईएमएफ, उसमें सारी वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो कितने पे? एट 298 केल्विन पे। टेम्परेचर का मेंशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वाला वो बदल जाएगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड वाला वैल्यू जो एक बार कैलकुलेट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा हुआ है हम उसी का यूज यहां भी करेंगे, ठीक है। आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे, पहला क्या है हमारा? Mg सॉलिड। देखो यहां पे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया हुआ है। मैं डायरेक्ट इसका सेल रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? Mg प्लस Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मैं यहाँ पे सेल रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद खुद से इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करके देखना और जो क्वेश्चन में सेल रिप्रेजेंटेशन है उसे मैच करवा के देखना मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। Cu ये कन्वर्ट हो गया, ठीक, और ये बन रहा है किसमें? Mg2 प्लस में और Cu सॉलिड में। ये है इसका सेल रिएक्शन, ठीक है। ये है इसका सेल रिएक्शन। अब अगर हम इसको ब्रेक करके एनोडिक और कैथोडिक में लिखना चाहे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर लिखना चाहे तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इस सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का। क्या हो रहा है? Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का, जो कि किस पे होगा? कैथोड पे, ठीक है। क्या हो रहा है? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, Cu सॉलिड में, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दोगे हमें फाइनली जो ऊपर इक्वेशन है वो हमें क्या मिल जाएगा? सेल रिएक्शन। ये हमारा क्या? सेल रिएक्शन। और इसे जब रिप्रेजेंट करोगे
तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा। अब देखो इसका हमें क्या लिखना है, नस्ट इक्वेशन लिखना है। नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल, नस्ट इक्वेशन क्या देता है हमें, सेल पोटेंशियल देता है एट एनी गिवन कंसंट्रेशन पे। ठीक है, हम स्टैंडर्ड वाला तो कैलकुलेट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, जब मैं गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने एक यहाँ पे टेबल लाया था। ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट करके अरेंज किया गया है, किस पे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एज अ रेफरेंस मान करके। ठीक है, याद रखना इस चीज। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट से माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन और साथ में लॉग क्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉग क्यू। ये क्या है हमारा नस्ट इक्वेशन। लेकिन इतना ही नहीं, नस्ट इक्वेशन अगर लिखने के लिए आया और ये लिख करके आ गए तो सीधा नंबर कट जाएगा, पूरा आंसर इसे लिखना है। और उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे क्या, ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और क्यू की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से इस सेल रिएक्शन से एन की वैल्यू आप लोग बता सकते हो। एन की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो यहां से एन की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2। एन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 2। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब यहां पे हमें लिखना है ये ई नॉट सेल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी, जो कि मैं नेक्स्ट पेज में करूंगा। क्या हो रहा था, एनोड पे मैग्नीशियम Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। ये क्या था, एनोड। कैथोड पे क्या होगा, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu सॉलिड। ठीक है, अब हमें इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेल रिएक्शन Mg प्लस Cu2 प्लस Cu प्लस Mg2+। हमें इसका सेल पोटेंशियल पहले पता करना पड़ेगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और उसके लिए हमें इसका सेल पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम होना चाहिए और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे वैसे हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसका वैल्यू जो है, मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कॉपर का जो रिडक्शन हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये मैं एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाया हूं, और चूंकि बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही डायरेक्ट इसकी वैल्यू को वहां से उस वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी बुक जो पलटोगे खोलोगे तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेगा, जहां से मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। जो मैग्नीशियम का है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो है 2.36 वोल्ट। ठीक है, 2.36 वोल्ट, और कॉपर का है 0.34 वोल्ट। ठीक, ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हमें सेल पोटेंशियल चाहिए एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या होगा, 3 6 7 2.7 वोल्ट। देखो ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई। सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो होगा वो कितना होगा, 2.7 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए था, एन की वैल्यू जो कि 2 है, ई नॉट सेल की वैल्यू जो हमें मिल गया, और अब हमें चाहिए क्या, क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में है, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 1, Cu सॉलिड, और उधर क्या है मैग्नीशियम Mg2+, Mg सॉलिड Cu2+। देखो यहां पे ये क्या है हमारा, सॉलिड स्टेट में वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये क्या है हमारा, सॉलिड स्टेट में वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यू का जो वैल्यू है वो क्या आएगा हमारे पास, फाइनली Mg2+
और Cu2 प्लस। ठीक है, फाइनल अब अगर हम यहां से नस्ट इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या होगा हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू अभी मैंने पीछे कैलकुलेट किया 2.7 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, एन की वैल्यू 2 आई थी पीछे भी मैंने बताया आपको, 2 लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। ये हुआ हमारा नस्ट इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा था। अब इसमें हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में देखो पहले क्या लिखना था, नस्ट इक्वेशन, पहले नस्ट इक्वेशन लिखना था और फिर हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए यहां पे हमें वैल्यू जो चाहिए वो किसका वैल्यू चाहिए, ई नॉट सेल का वैल्यू हमें पता ही है, बाकी सारी चीजें पता ही है। हमें कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस चाहिए और कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। देखो मैग्नीशियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.001 मोलर और कॉपर का 0.0001 मोलर। ठीक है, क्या होगा यहां से 2.7 माइनस 0.0591591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.01 डिवाइडेड बाई कॉपर का 0.001। इसे फाइनली अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर, फाइनल आंसर जो है वो ई नॉट ये ईसीएल का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और ऐसे ही बाकी जो ये क्वेश्चन है 3 एकदम सेम पैटर्न में ये बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ठीक है, लास्ट का एक क्वेश्चन मैं करवा देना चाहता हूं। यहां से आप लोग सेल रिप्रेजेंटेशन यहां से आप लोग लिख लेना, मैं इसका सीधा सेल रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, क्या हो रहा है, बी आर माइनस जो है वो क्या कर रहा है, यहां पे बी आर 2 में कन्वर्ट हो रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ये रिएक्शन किस पे होगा, एनोड पे। आप लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेना, मैं सीधा यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, और जो दूसरा था वो क्या था, H प्लस जो था वो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, H2 गैस में। ठीक है, कैथोडिक। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पे 2 चीजें हैं, प्लेटिनम इधर भी और इधर भी। अच्छा, ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा है ना, किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बीच में क्या आता है हमारे पास, सेल रिप्रेजेंटेशन डबल लाइन। ठीक है, इसके इधर ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन जो एनोडिक कंपार्टमेंट में होता है उनमें भी यहां पे आता है लिक्विड वाला, पहले लिक्विड उसके बाद गैसेस उसके बाद फिर सॉलिड। इधर जाओगे लिक्विड गैस सॉलिड, यहां पर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत किया है मे बी। ठीक है, तो ये था ये सेल रिप्रेजेंटेशन था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक तरफ ले रखा है और दूसरी तरफ ब्रोमीन इलेक्ट्रोड ले रखा है। चूंकि ये दोनों गैसेस होते हैं तो इनको एज अ इलेक्ट्रोड ट्रीट करने के लिए हमें एक सॉलिड सरफेस की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम को एज अ सॉलिड सरफेस यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेटिनम ही क्यों यूज करते हैं, आयरन कॉपर क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो प्लेटिनम होता है वो काफी ज्यादा इनर्ट होता है, राइट, वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम इसके जगह पे कॉपर या आयरन ले लें तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बहुत आसानी से, वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए हमें यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोड, ऐसे मेटल सरफेस को लेना है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, बस ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो गैस है इनको इलेक्ट्रोड की तरह अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें सॉलिड सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम। तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें इसका और इसका कोई खास यूज होगा नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल रिएक्शन लिख दिया, क्या है, सेल रिएक्शन हमने लिख दिया। अब इसको फाइनल अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2H प्लस प्लस 2Br माइनस H2 प्लस
Br2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, इस सेल नॉट वाले यहाँ वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, क्यू, अब क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन है उसका, चूंकि हाइड्रोजन भी गैस है और ब्रोमीन भी गैस है। ठीक है, तो इन दोनों का हमें प्रेशर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2 गैस और प्रेशर ऑफ Br2 गैस डिवाइडेड बाय इधर कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस का पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। ठीक है, ये हमारा Q का वैल्यू हो गया। ठीक, रही यहाँ पे बात N की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि इस जो सेल रिएक्शन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब हमें जो फाइनली कैलकुलेट करना है वो क्या, ई नॉट सेल। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल। उसके लिए हमें यहाँ पे देखो ब्रोमीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए ई नॉट। ठीक है, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाया गया है एनसीईआरटी में, हमें वहां से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना उठा के, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट। इन दोनों का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बुक से देख करके ही, आपको भी बुक से ही देखना है। 1.09 वोल्ट और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा 0। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें फाइनली ई नॉट सेल मिल जाएगा 0.9 वोल्ट। हमें जो जो वैल्यूज चाहिए था वो हमें मिल गया। अब फाइनली जो नेक्स्ट इक्वेशन में हम उसे पुट करेंगे और जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा इससे 1.0 ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू भी पीछे मैंने निकाला है, क्या है 1.09 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, एन की वैल्यू 2 थी और यहाँ पे क्या आएगा लॉग प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ Br2, दोनों गैसेस हैं, डिवाइडेड बाई H प्लस का कंसंट्रेशन का पावर 2 और Br माइनस का कंसंट्रेशन का पावर 2। ठीक है, अब इसे ये हो गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में पूछ रखा था। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, EMF। उसके लिए कंसंट्रेशन और प्रेशर की वैल्यू हमें क्वेश्चन से उठा के यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, देखो Br माइनस की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.01 मोलर और ये Br2 जो है इसका कंसंट्रेशन की इसका कितना होगा प्रेशर 1 atm। H प्लस की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.03 मोलर और H2 गैस का प्रेशर 1 बार। क्या होगा यहाँ से 1.09 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0. H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था 0.03 का पावर 2 और ब्रोमीन Br माइनस का 0.01 का पावर 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे फाइनली हमें यहाँ से सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी सेल पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये था इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। ठीक है, अब हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।